हेलो गाइस, आप लोगों का लिमिटलेस एजुकेशन में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 साइंस का एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, आपने क्लास 9th में फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा मैटर एंड इट्स सराउंडिंग। तो मैटर के बारे में आपने जाना होगा कि मैटर क्या होता है। जिनको नहीं पता तो उनको मैं बता देता हूँ। मैटर है कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस that occupies space and has mass या फिर वॉल्यूम is matter। कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी चीज जो कि अपना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका अपना मास या वॉल्यूम होता है, वही हमारा मैटर होता है। तो एक हमारे इंडियन फिलोसोफर थे जिन्होंने हमें एटम्स के बारे में बताया। और हम जैसे कि पहले भी जानते हैं कि मैटर बनता है छोटे छोटे पार्टिकल्स से, छोटे छोटे कणों से। और उसी से रिलेटेड उन्होंने एक हमारे फिलोसोफर थे जिन्होंने एटम्स को लेकर एक पोस्टुलेट्स दिया। तो कौन थे वो फिलोसोफर? वो फिलोसोफर एक इंडियन फिलोसोफर थे जो काफी पुराने हैं, एन इंडियन फिलोसोफर। और उन इंडियन फिलोसोफर का नाम था महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ का कहना था कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है, लेकिन पार्टिकल्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसकी एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर उसको डिवाइड करना मुश्किल होता है, या आप ये कह सकते हो जहां उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। और उसी छोटे छोटे पार्टिकल्स को उन्होंने कहा जो डिवाइड नहीं हो सकते, परमाणु हिंदी में, जिसे आप एटम कहते हो, परमाणु। फिर इसके अलावा दूसरे हमारे और भी फिलोसोफर थे। जैसे कि मैं दूसरे फिलोसोफर की बात करूं, वो कौन थे फिलोसोफर? अदर फिलोसोफर कौन थे? एक थे हमारे डेमोक्रेटस और दूसरे हमारे पास थे ल्यूसिफस। तो दोनों का कहना था कि जब हम किसी भी मैटर को डिवाइड करते जाते हैं तो उसकी एक ऐसी स्टेज आ जाती है, एक इम्पॉसिबल स्टेज आ जाती है जहां पर उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, और उसे उन्होंने कहा एटम। उसको उन्होंने एटम कहा। लेकिन काफी टाइम तक क्या हुआ कि किसी ने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ये रिकॉग्नाइज किया, जब डिफरेंसेस बताए गए, डिफरेंसेस रिकॉग्नाइज किए गए एटम और कंपाउंड के बीच में, तब जाके लोगों में इंटरेस्ट बढ़ने लगा, साइंटिस्ट में इंटरेस्ट बढ़ने लगा, फिलोसोफर में इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि भाई कि कंपाउंड जो होते हैं उसमें एलिमेंट कंबाइन कैसे और क्यों होते हैं, इसके बारे में वो जानना चाहते थे। जिसकी वजह से उन्होंने अपनी स्टडी को आगे और बढ़ाया, ताकि वो जान सके कि आगे ये जो अगर कंबाइन हो रहे हैं तो क्यों हो रहा है, कुछ तो कारण होगा। अब बिना कारण के तो ऐसे कंबाइन नहीं हो सकते, या कुछ ऐसी चीजें होंगी इनके अंदर जिनकी वजह से ये कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से उन्होंने किसके ऊपर डिस्कवरी करनी चालू की? एलिमेंट और कंपाउंड के ऊपर, मेनली स्पेशली एलिमेंट्स और सब्सटेंस के ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने मेन मोटिव रखा एटम्स को ढूंढने का। तो इसी के बेस पे हमारे एक साइंटिस्ट थे, एक केमिस्ट थे, जिनका नाम था एंटोनी एल लेवोइजियर। एंटोनी एल लेवोइजियर एक केमिस्ट थे, मतलब केमिस्ट साइंटिस्ट कह सकते हैं, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने लॉज दिए, गेव लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दी। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या था? इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सिर्फ अकेले एंटोनी एल लेवोइजियर का ही योगदान नहीं था, कंट्रीब्यूशन नहीं था। इसमें कुछ और लॉज थे उन लॉज को अलग अलग लोगों ने दिए, लेकिन एंटोनी एल लेवोइजियर का एक हम कहते हैं कि मेन इंपॉर्टेंट लॉ था। ठीक है, एंड Antonio Lavoisier gave
इंपॉर्टेंट लॉ कॉल्ड, जिसे कहा गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो जिसे क्या कहा गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उन्होंने इसके बारे में बताया। तो चलिए हम पहले ये बात करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, जिसे एंटोनियो एल लावोइज़िए ने बताया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हु पोस्टुलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो आप सीधे सीधे आंसर देंगे एंटोनियो एल लावोइज़िए। ओके, तो इससे रिलेटेड हम बात करेंगे आज लॉ की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑफ मास, ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, जैसे कि आपने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा उसके बारे में, आपने मास के बारे में पढ़ा होगा। अगर मास के बारे में आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मास होता क्या है। ठीक है, और उसी से रिलेटेड जब एंटोनियो एल लावोइज़िए ने बताया मैटर के बारे में, तब उन्होंने ये आपको लॉ दिया, उन्होंने ये लॉ फाइंड किया। और उन्होंने क्या कहा, लावोइज़िए स्टेटेड दैट, बताया दैट मास can neither be created nor destroyed in chemical reaction। उन्होंने कहा कि मास जो होता है वो ना क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। मतलब सीधे शब्दों में अगर हम कहें कि कोई भी सब्सटेंस है जिसका मास है, तो उसे आप ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ओके, तो जैसे कि हमने केमिकल रिएक्शन की यहाँ पे बात हुई है कि केमिकल रिएक्शन में ये ना बन सकते हैं ना खत्म हो सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन तो वो रिएक्शन होगा जिसके अंदर किसी भी तरह का केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज क्या होते हैं, एक ऐसा चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, तो वो केमिकल चेंज हुआ। तो हम अगर बात करें तो केमिकल रिएक्शन जो है, यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि अ रिएक्शन इन विच केमिकल चेंजेस ऑक्योर, जिसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि अ रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस is formed with new properties. ओके, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज होता है तो वो केमिकल रिएक्शन है। या हम ये कहते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है नई प्रॉपर्टीज के साथ। अब नई प्रॉपर्टीज का फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब कोई वो जो सब्सटेंस है वो अपने पुरानी फॉर्म में वापस नहीं आ सकता, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन। तो अगर कोई एक नया सब्सटेंस बन रहा है नई प्रॉपर्टीज के साथ, तो उसका जो मास होगा क्या उसको खत्म किया जा सकेगा, नहीं किया जा सकेगा, ना उसको क्रिएट किया जा सकेगा। इसीलिए उन्होंने एंटोनियो एल लावोइज़िए ने साफ शब्दों में कहा कि मास को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसको खत्म किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जैसे हम बात करें, इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हम केमिकल रिएक्शन का ही जैसे ले लेते हैं। हम कहते हैं कोई भी सब्सटेंस जैसे एक्स एलिमेंट है, उसका मास है, प्लस में हम कहते हैं मास ऑफ वाई एलिमेंट की बात करते हैं। तो जब ये दोनों आपस में मास कंबाइन होंगे, ये दोनों सब्सटेंस आपस में कंबाइन होंगे, तो हमारा मास बनाएंगे मास ऑफ एक्स वाई।